हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, ये हमारी एचटेट साइकोलॉजी की सीरीज़ चल रही है और कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था हमारा पर्सनैलिटी, जिसमें हम अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने पर्सनैलिटी को किस तरह से वर्गीकृत किया है वो पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के सिद्धांत और उन्हीं सिद्धांतों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे, बाकी सिद्धांत हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम शुरू करते हैं। मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण का सिद्धांत। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे ये भी पता होना चाहिए आपको। निवासी कहाँ के थे ये? ऑस्ट्रिया वियना। या तो आपको ऑस्ट्रिया मिलेगा या वियना मिलेगा, ठीक है। वियना मिलता है तो वियना टिक कीजिएगा, ठीक है। जो सिगमंड फ्राइड थे, सिगमंड फ्राइड ने मनुष्य के या व्यक्ति के मन के ऊपर अध्ययन किया था, ठीक है। मानव की प्रकृति, उसके स्वभाव, उसके मन के ऊपर अध्ययन किया था। तो इन्होंने अपने मनोविश्लेषणवाद को समझाने के लिए हमें 3 स्तर बताए थे, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी किसी भी टेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा, ठीक है। तो आप इस टॉपिक पे स्टार भी लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसका हर एक पॉइंट आपको नोट करना है। तो सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ठीक है। इन्होंने अध्ययन किस पर किया था? मन पर, मन या मस्तिष्क पर अध्ययन किया था। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद को समझाने के लिए हमें 3 स्तर बताए थे, यानी कि 3 भागों में उसको डिवाइड करके हमें समझाया था कि मनोविश्लेषणवाद एक्चुअल में है क्या, ठीक है। और इसको एक और नाम से जान सकते हैं हम, ये नाम भी पूछ सकता है वो आपको, व्यक्तित्व का गत्यात्मक सिद्धांत। गत्यात्मक सिद्धांत, ठीक है। तो वो कैसे भी पूछे, आंसर आपका क्या आएगा? सिगमंड फ्राइड। चाहे वो आपको ये बोले मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे, तब भी सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया, तब भी सिगमंड फ्राइड आएगा। और अगर वो आपसे गत्यात्मक सिद्धांत पूछता है तब भी आंसर क्या आएगा? सिगमंड फ्राइड। अब चलिए के लिए इसकी 3 स्तर बनाए हैं। 3 स्तरों में इन्होंने मनोविश्लेषणवाद को समझाया है। तो देखिए, पहला है व्यक्तित्व की संरचना। व्यक्तित्व की संरचना। दूसरा स्तर इन्होंने दिया व्यक्तित्व की गतिकी। व्यक्तित्व की गतिकी। और तीसरा स्तर इन्होंने बताया व्यक्तित्व का विकास। इसमें इन्होंने चर्चा की थी कि किसी व्यक्ति का विकास कैसे होता है बचपन से ही, ठीक है, वो कैसे अपनी। तो व्यक्तित्व के विकास को हम साइकोसेक्सुअल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मनोलैंगिक विकास। तो अगर आपसे पूछता है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तब भी आपका आंसर क्या होगा? विकास का सिद्धांत, यानी कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी किन्होंने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। तो मनोलैंगिक विकास की इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। उन अवस्थाओं को डिटेल में हम बाल विकास के अंदर करेंगे, पर अभी मैं आपको 5 अवस्थाओं के नाम बता देती हूँ। उसके बाद हम हमारे फर्स्ट स्तर की बात करेंगे कि पहले स्तर में व्यक्ति की संरचना में उन्होंने हमें क्या बताया था। तो पहले देख लीजिए, साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर उन्होंने 5 स्टेजेस दी थी, हमें 5 अवस्थाएं बताई थी। उनके नाम देख लीजिए। पहली थी मुखावस्था। मुखावस्था। सेकंड थी गुदावस्था। थर्ड थी लिंग प्रधान अवस्था। और फोर्थ थी अव्यक्तावस्था। और 5th स्टेज थी जनेंद्रिय अवस्था। जनेंद्रिय
जिनेंद्रिय अवस्था। ठीक है, दिख रहा है आपको नीचे का? अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। साइकोसेक्सुअल थ्योरी में उन्होंने हमें 5 स्टेजेस बताई हैं। फर्स्ट है मुखावस्था, सेकंड गुदावस्था, थर्ड है लिंग प्रधान अवस्था, फोर्थ है व्यक्तावस्था और फिफ्थ है जिनेंद्रिय अवस्था। ठीक है, तो तीसरे स्तर में यहाँ पर हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इनकी एक्सप्लेनेशन हम बाल विकास के अंदर पढ़ते ही हैं, तो वहाँ कर लेंगे इस टॉपिक को कवर। फिलहाल ये जानना ज़रूरी था कि तीसरे स्तर में हमें क्या बताया गया था। अब हम बात करते हैं पहले स्तर की, व्यक्तित्व की संरचना की। व्यक्तित्व की संरचना, पहला स्तर क्या दिया था इन्होंने? व्यक्तित्व की संरचना। ठीक है, व्यक्तित्व की संरचना के अंदर इन्होंने हमें 2 मॉडल दिए थे। एक था आकारात्मक, फर्स्ट इज द आकारात्मक मॉडल एंड सेकंड इज गत्यात्मक। गत्यात्मक या फिर आप ये बोल सकते हो संरचनात्मक मॉडल। संरचनात्मक मॉडल। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि संरचनात्मक मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित है या किसने दिया हमें, तो आंसर क्या आएगा आपका? सिगमंड फ्राइड। चलिए अब हम बात करते हैं आकारात्मक मॉडल में इन्होंने क्या कहा। आकारात्मक मॉडल के अंदर इन्होंने मन की बात की थी। इन्होंने कहा कि 3 तरह के मन होते हैं। इंपॉर्टेंट लिखिए इस पे भी। ठीक है, 3 तरह के मन बताए इन्होंने, चेतन मन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, टू द पॉइंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो समझिए कि आकारात्मक मॉडल के अंदर इन्होंने मन की व्याख्या की थी और इन्होंने कहा कि 3 तरह के मन होते हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो चेतन मन होता है वो हमारे मस्तिष्क का केवल 1/10 भाग होता है, यानी कि ओनली 10%, और जो अचेतन मन कार्य करता है वो 90%। हमारे माइंड का अचेतन मन 90% कार्य करता है एज कंपेयर टू चेतन मन। ठीक है, और चेतन मन के बारे में समझिए। चेतन मन जो है उसका संबंध वर्तमान से होता है। ठीक है, इस पॉइंट को समझ जाइए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड का जो संबंध है वो वर्तमान से होता है। जैसे मैं अब बोल रही हूँ, आप सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और दिमाग में भी आपके ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप कैसे सिचुएशन में हैं? आपका मन जो है वो उस टाइम एट द प्रेजेंट टाइम चेतन है। ठीक है, इसी को अब आप चेंज कर दीजिए। पढ़ते पढ़ते आपका माइंड कहीं डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, आप कुछ और सोचने लग जाते हैं बट देख वीडियो रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपका मन है वो अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है। अब कोई आके आपको टोक दे और कहे कि पढ़ लो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे? फिर से अपने मन को कंसंट्रेट करेंगे और ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे। तो वो होती है अर्धचेतन अवस्था, यानी कि आप वैसे तो चेतन मन में नहीं होते हैं, चेतन कंडीशन में नहीं होते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं, पर जोर देने पर आप चेतन अवस्था में आ जाते हैं। वो कहलाती है हमारी अर्धचेतन अवस्था। ठीक है, तो समझिए एक पॉइंट तो यही इम्पोर्टेंट हो गया। सेकंड कि जो चेतन मन है इसका संबंध वर्तमान से होता है। संबंध वर्तमान से होता है। ठीक है, इसका संबंध वर्तमान से होता है। जबकि जो अर्धचेतन मन है, मैंने अभी बताया, कोई और एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कोई आपका बचपन का फ्रेंड है, जब आप बहुत छोटे से थे तब साथ में पढ़ते थे। ठीक है, अब अचानक से वो आपको मिलता है तो आपको याद नहीं आता कि ये कौन है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद देखा, आप उसको पहचान नहीं पा रहे, पर जब वो आपको याद दिलाएगा कि मैं तेरी क्लास में था, हम 5th तक साथ में पढ़े, मेरा नाम ये है। ठीक है, तो जोर देने से आपको वो चीज़ याद आ गई, तो वो अर्धचेतन अवस्था थी आपकी। ठीक है,
वो आपके माइंड में कहीं था बट कॉन्शियस माइंड में नहीं था, पर जब आपने याद किया, जोर डाला, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में भी आ गया। ठीक है, तो अर्ध चेतन के अंदर हमारी वो इच्छाएं या भावनाएं या अवस्थाएं लिख सकते हो आप। ठीक है, इच्छाएं, अवस्थाएं आती हैं जो चेतन मन में नहीं होती, चेतन मन में नहीं होती, पर जोर डालने पर या याद करने पर आप चेतन अवस्था में उसको ले आते हैं, या चेतन मन में नहीं होती पर जोर डालने पर चेतन अवस्था में आ जाती है, आ जाती है। ठीक है, और जो अचेतन मन है हमारा, अचेतन मन के अंदर ऐसे विचार, या ये कह सकते हो कि ऐसी दमित इच्छाएं, दमित मतलब जो दबा दी गई हैं या हमारे मन में रह गई हैं, पूरी नहीं हुई हैं, ऐसी इच्छाएं आती हैं जिनका ना तो कॉन्शियस माइंड से कुछ लेना देना होता और ना ही अर्ध चेतन मन से। ठीक है, तो चेतन मन का संबंध, अचेतन मन का संबंध ना तो अर्ध चेतन मन से होता, अर्ध चेतन मन से होता, और ना ही चेतन मन से। ठीक है, इसके अंदर हमारी दमित इच्छाएं आती हैं, दमित इच्छाएं, या फिर हमारी कोई ऐसी विश जो हम पूरी करना चाहते हैं, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, वो किसके अंदर आती हैं? अचेतन मन के अंदर। ठीक है, तो ये था सिगमंड फ्राइड का आकारात्मक मॉडल, जिसके अंदर उन्होंने हमें मन के 3 प्रकार बताए, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चेतन मन हमारे मस्तिष्क का सिर्फ 1/10 भाग ही होता है, जबकि अचेतन मन 90% वर्क करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, संरचनात्मक मॉडल। संरचनात्मक मॉडल। संरचनात्मक मॉडल या गत्यात्मक मॉडल, कुछ भी बोलो आप इसको भी इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, 3 प्रकार बताए कि ये 3 तरह से होता है। इड यानी कि इदम, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो यानी कि अहम, सुपर ईगो यानी कि परा अहम। ठीक है, तो देखिए, इड को समझिए इदम यानी कि इदम। ठीक है, इदम को एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो इदम के अंदर ऐसे विचार, ऐसा मन आता है जो सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति पर ही बल देता है। ठीक है, मतलब इदम के अंदर ऐसी पर्सनैलिटी आएगी, उसको सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति से मतलब है, चाहे वो कैसे भी हो। ठीक है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा करके हो, चोरी करके हो। ठीक है, उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, उससे अपने आप को संतुष्ट करना है। जैसे चाहे भोजन खाना हो, नहाना हो, अच्छे कपड़े पहनने हो, या सेक्सुअल डिज़ायर, सभी चीज़ें, सभी जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। वो सब किस में आता है? इदम के अंदर। ठीक है, इदम के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको मैं सबसे ऊपर ही लिखूंगी कि इदम के अंदर है ना हमारा अचेतन मन कार्य करता है, अचेतन मन कार्य करता है। अहम के अंदर भी मैं अभी बता देती हूँ आपको, चलो बाद में लिख लेंगे इसको। ठीक है, इदम के अंदर हमारा अचेतन मन कार्य करता है, और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर इच्छाओं की पूर्ति की जाती है।
ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। तो मतलब इसके अंदर जो बच्चा आएगा, जो व्यक्ति आएगा, वो कैसा भी हो सकता है, बिगड़ा हुआ भी हो सकता है। अगर बिगड़े बच्चे की बात आती है तो वो किस में आएगा, इदम के अंदर। ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है उसको, कैसे भी करे वो। ठीक है, तो यहाँ कामुकता भी होती है, आक्रामकता भी होती है। ठीक है, इसको सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, सुखवादी सिद्धांत, या ये कह सकते हो कि ये आनंदवादी सिद्धांत पर बेस्ड है। ठीक है, ठीक है, तो मेन पॉइंट ध्यान रखना, ये सभी मेन पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं अहम की, यानी कि ईगो की। ईगो के अंदर वास्तविकता आती है। ठीक है, ईगो के अंदर हमारे मन का गत्यात्मक पहलू आता है, यानी कि वास्तविकता आती है, यानी कि किससे संबंध रखेगा, कॉन्शियस माइंड से। तो यहाँ पर जो अहम है हमारा, इसके अंदर चेतन मन कार्य करता है। कौन कार्य करता है, चेतन मन, क्योंकि इसका संबंध गत्यात्मक पहलुओं से है। इसका संबंध गत्यात्मक पहलुओं से है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वास्तविकता से है, वास्तविकता से। ठीक है, इसीलिए इसको वास्तविकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, या ये कह सकते हो कि उस पर बेस्ड है, वास्तविकता का सिद्धांत। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल है। ठीक है, अहम के अंदर इडम के अंदर अचेतन मन कार्य करता है। ठीक है, उसको सुखवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके अंदर वास्तविकता से रिलेटेड है, ये प्रेजेंट से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे चेतन मन कार्य करता है। और सुपर ईगो के अंदर हमारा अर्ध चेतन मन कार्य करता है, अर्ध चेतन मन। ठीक है, इसको हम आदर्शवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, आदर्शवादी सिद्धांत। ठीक है, सुपर ईगो के अंदर जो पर्सनैलिटी आती है वो आदर्शवादी होती है, इसका नाम ही आदर्शवादी है, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, अच्छा बच्चा, अच्छी अच्छी बातें सीखता है वो, उसको उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है, उचित व अनुचित का ज्ञान समझने लग जाता है वो चीज़ों को, आध्यात्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि एक व्यक्ति अध्यात्म की ओर अग्रसर है तो वह सिगमंड फ्राइड के अनुसार कौन सी श्रेणी में आता है, तो आप ध्यान रखेंगे परा अहम या सुपर ईगो। इसी था, तो यहाँ से व्यक्तित्व की संरचना से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व की संरचना में सिगमंड फ्राइड ने हमें 2 मॉडल दिए, अकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक मॉडल। ठीक है, अकारात्मक मॉडल के अंदर उन्होंने मन की बात की है कि 3 तरह का मन होता है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और गत्यात्मक मॉडल के अंदर उन्होंने बात की है इड, ईगो, सुपर ईगो की। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट स्तर की बात करते हैं। दूसरे स्तर में इन्होंने हमें क्या बताया था, दूसरा स्तर क्या था बताइए, आप रिवाइज कीजिए। दूसरे स्तर में इन्होंने बात की थी व्यक्तित्व की गति के अंदर इन्होंने शारीरिक उत्तेजनाओं की बात की है, यानी कि शारीरिक उत्तेजनाओं जिनसे किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो निर्धारित होता है। जिसके लिए इन्होंने बात की मूल प्रवृत्तियों की, चिंता के प्रकार कि मनुष्य को चिंता किस वजह से होती है, किस तरह से हो सकती है। ठीक है, और अहम रक्षात्मक प्रक्रम। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों की। इन्होंने 2 तरह की मूल प्रवृत्ति बताई और यहाँ से क्वेश्चन आया है। सीटेट का तो आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, मूल प्रवृत्तियों से एक बार क्वेश्चन आया था,
जिजीविसा से रिलेटेड, ठीक है। और एस्टेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो भी मूल प्रवृत्तियों की ही स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियों के इन्होंने दो प्रकार बताए कि दो तरह की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को हम जिजीविषा भी बोलते हैं, यानी कि इसमें जीने की इच्छा होती है, सुख की बात की जाती है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति को हम मुमूर्षा बोलते हैं, ठीक है। इसको इरोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब सिगमंड फ्राइड इन दो मूल प्रवृत्तियों की बात कर रहा था तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, लिबिडो। एचटेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, लिबिडो शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ मैं आपको लिखवाती हूँ और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको स्टार लगा के नोट कीजिए। लिबिडो, लिबिडो शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। लिबिडो का जो शब्द है इसका अर्थ लैंगिक क्रियाओं से होता है, तो इसको आप याद कीजिए कि इसका अर्थ है यौन ऊर्जा, ठीक है। इसका संबंध किससे होता है, लैंगिक क्रियाओं से। सॉरी वीडियो रुक गया था बीच में। जिसका अर्थ होता है यौन ऊर्जा, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रंथि, जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है और एक होती है ओडिपस, ओडिपस ग्रंथि, ठीक है। सिगमंड फ्राइड का कहना था कि लड़कियां हैं, लड़कियों के अंदर एक इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिसकी वजह से जो लड़कियां हैं वो अपने पापा से अधिक प्रेम करती हैं, और लड़कों के अंदर ओडिपस नाम की ग्रंथि होती है, जिसकी वजह से वो अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं, ठीक है। तो इन दो को भी नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों के अंदर होती है, जिससे ये अपने पापा से अधिक प्यार करती हैं, ठीक है, अधिक प्रेम। और लड़कों के अंदर ओडिपस ग्रंथि होती है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं, ठीक है, माँ से अधिक प्रेम। एक वर्ड और लिखिए, निर्सिज्म, निर्सिज्म। इसका अर्थ क्या होता है, अपने आप से प्यार, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने आप से प्यार, इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मूल प्रवृत्तियों के अंदर हम इतना ही करेंगे। मूल प्रवृत्तियां दो दी थी, जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। लिबिडो शब्द का अर्थ क्या है, यौन ऊर्जा। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है, ओडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है, और निर्सिज्म का अर्थ होता है अपने आप से प्यार करने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं चिंता की, बहुत शॉर्ट में फटाफट बताती हूँ मैं आपको। इन्होंने चिंता के कितने प्रकार बताए और वो क्या थे। चिंता को इन्होंने कहा वास्तविक दुश्चिंता, एक बताया हमें वास्तविक दुश्चिंता, दूसरा बताया तंत्रिका तापी, तीसरा बताया नैतिकता दुश्चिंता, नैतिक दुश्चिंता या नैतिकता दुश्चिंता, ठीक है। वास्तविक दुश्चिंता में इन्होंने कहा कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारे अंदर एकदम से जो भय उत्पन्न होता है, जो डर उत्पन्न होता है, उसको इन्होंने बोला वास्तविक दुश्चिंता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, जैसे कि सांप का देखना, सांप को देखकर डर जाना, ठीक है। तंत्रिका तापी के अंदर इन्होंने कहा कि जब हमारे ईगो के ऊपर इड हैवी हो जाता है, ठीक है। इड के अंदर क्या था, यानी कि इदम के अंदर क्या था, इच्छाओं की पूर्ति हो रही थी, ठीक है। और ईगो क्या था हमारा, यानी कि अहम क्या था, अहम के अंदर हम वास्तविकता,
वास्तविकता में जीते हैं, है ना, गत्यात्मक पहलू था। तो ऐसे सिचुएशन जब हमारी इच्छाएं हमारी वास्तविकता पर हैवी हो जाती हैं और हमारा बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है नोट करने वाला कि तंत्रिका तापी दुश्चिंता में, दुश्चिंता है ये, ठीक है, तंत्रिका तापी दुश्चिंता में सिगमंड फ्रायड ने बताया कि इसके अंदर अहम पर इदम हावी हो जाता है, इदम, ठीक है। इसी पॉइंट को याद रखो, बस ये इंपॉर्टेंट है। और नैतिकता दुश्चिंता के अंदर क्या होता है कि सुपर ईगो के ऊपर, सुपर ईगो के ऊपर हमारा ईगो हैवी हो जाता है, ठीक है। सुपर ईगो को परा अहम बोलते हैं और इसको अहम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो ईगो है वो सुपर ईगो के ऊपर हैवी हो जाता है, ठीक है, और हमारी सोच को चेंज कर देता है, ठीक है। तो हो जाता है, पर ईगो वहाँ पर कहता है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करेगा तो ये गलत हो जाएगा, ये मतलब ये सभी चीज़ें जब हैवी हो जाती है हमारे सुपर ईगो के ऊपर, तो वहाँ पर जो चिंता का परिणाम निकलता है वो नैतिकता दुश्चिंता, ठीक है। अब हम बात करते हैं अहम रक्षात्मक प्रक्रम। अहम रक्षात्मक प्रक्रम, अहम रक्षात्मक प्रक्रम भी किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने। पर जो इसकी सूची तैयार की गई थी, सूची तैयार की थी, सूची तैयार की इनकी बेटी अन्ना फ्रायड ने, इनकी बेटी अन्ना फ्रायड ने, ठीक है। अहम रक्षात्मक प्रक्रम के अंदर हम हमारी दमित इच्छाओं को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दमित इच्छाओं को बचाने का प्रयास, ठीक है। तो ये था हमारा मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जिसके अंदर सिगमंड फ्रायड ने हमें 3 स्तर बताए थे, व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गति की, जिसके बारे में हमने अभी बात की है, और व्यक्तित्व का विकास, जिसको हम साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बोलते हैं। और साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बाल विकास के चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर सिगमंड फ्रायड ने 5 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कवर करेंगे हम सील गुण सिद्धांत, इब्राहिम मैस्लो का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके।